डिफेक्ट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर एटॉमिक मॉडल के बेसिकली 4 डिफेक्ट्स हैं, जिनमें से पहला डिफेक्ट के अंदर बोहर कहता है कि बोहर का जो एटॉमिक मॉडल है ये सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में अप्लाई होता है, यानी ऐसे तमाम एटम और आयन को एक्सप्लेन करता है जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जिनको हम मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी कहते हैं। अगर एक से ज़्यादा ऐसे एटम और आयन हो तो फिर ऐसे इलेक्ट्रॉन को ये एक्सप्लेन यानी इसके स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। जैसे कि मैंने लिखा कि इट इज़ एप्लीकेबल टू द 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम एंड कैन नॉट एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ द मल्टी इलेक्ट्रॉन्स, या पॉली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी कहते हैं। तो इनको ये एक्सप्लेन नहीं करता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, मोनो इलेक्ट्रॉनिक। लाइक देखे हाइड्रोजन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। अब हीलियम क्या होगा, +1 कर देंगे तो एक्सप्लेन करेगा, लिथियम +2 को एक्सप्लेन करेगा, लेकिन ये एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रखने वाले एटम को ये एक्सप्लेन, क्योंकि किसी भी एटम के अंदर जब एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की ज़्यादा एक्साइटेशन होती है। तो नतीजे के तौर पर जो स्पेक्ट्रम बनता है तो वो मल्टी बन जाता है, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बन जाता है। तो ऐसे में बोहर के एटॉमिक के मॉडल के अंदर जो मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम के बारे में कोई मालूमात नहीं है। सो दिस इज़ द 1 डिफेक्ट ऑफ द बोहर एटॉमिक मॉडल। अच्छा, इसके बाद देखिए इसका जो सेकंड जो ड्रॉबैक है वो क्या है। जब बोहर ने, हमें पता है इसके पोस्टुलेट में हमने पढ़ा था कि जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम यानी हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम उसने देखा था, जिसको हमने शेल भी कहा था, एनर्जी लेवल भी कहा था, तो उस ज़माने में हाई रेजोल्यूशन वाले स्पेक्ट्रोमीटर डिस्कवर नहीं हुए थे। तो ऐसे में बोहर ने उस ज़माने में शेल का एक तस्वीर दिया था, जिसको ऑर्बिट भी कहते हैं और जिसको एनर्जी लेवल भी कहा जाता है। जब बाद में जो बोहर ने जो स्पेक्ट्रम हमें दिया था, जिसको हमने शेल भी कहते हैं, तो उस स्पेक्ट्रा, स्पेशली जो हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम है, तो उन स्पेक्ट्रम को क्या किया, एक हाई पावरफुल यानी रेजोल्यूशन वाला स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर देखा। तो पता चला कि उन स्पेक्ट्रम के अंदर जो देखा गया तो उसके अंदर फर्दर स्पेक्ट्रम क्या हो गए, नज़र आ गए। लाइक देखिए ये एक स्पेक्ट्रम है, अगर हम इस स्पेक्ट्रा को हम क्या करें, पावरफुल स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर देखेंगे तो इसके अंदर क्या हुआ, बाद में देखा गया तो इसके अंदर से फर्दर क्या हो गए, फाइन सेवरल स्पेक्ट्रम लाइन क्या हो गए, नज़र आए। तो लेकिन बोहर के एटॉमिक मॉडल के अंदर जो फर्दर जो स्पेक्ट्रल लाइन है, इनको सब शेल भी कहा जाता है, तो इनके बारे में कोई मालूमात नहीं है। अगर हम इसको सिंपल वे पे डिस्कस करें तो ये हम कह सकते हैं कि बोहर का एटॉमिक मॉडल शेल के बारे में एक्सप्लेन करता है, लेकिन सब शेल के बारे में इसमें कोई मालूमात नहीं है, क्योंकि उस ज़माने में बोहर ने जो स्पेक्ट्रोमीटर यूज़ किया था तो उसमें उसको शेल तो नज़र आए थे, उसको जो स्पेक्ट्रम नज़र आए थे, लेकिन उस स्पेक्ट्रम के अंदर फर्दर जो स्पेक्ट्रम है, जो सेवरल फाइन लाइनें होती हैं, वो उसको नज़र नहीं आए। तो हम ये कह सकते हैं कि बोहर का जो एटॉमिक मॉडल है, ये स्पेक्ट्रल जो लाइन है, जो फाइन लाइंस भी कहते हैं इनको हम, सेवरल वेरी फाइन लाइंस, इनको एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। अच्छा, इसके बाद देखें कि बोहर का जो एटॉमिक मॉडल है ये कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है किसी भी एटम, फॉर एग्जांपल देखें ये हाइड्रोजन एटम है, अब इसके अंदर देखें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन है और इसके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो बोहर के एटॉमिक मॉडल के मुताबिक जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सिंगल प्लेन में मूव करता है। देखिए ये एक सिंगल प्लेन है, एक ही प्लेन है, अब इसके अंदर 3 डायमेंशन प्लेन नहीं है। तो बोहर का एटॉमिक मॉडल का जो थर्ड ड्रॉबैक ये है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है ये एक सर्कुलर ऑर्बिट में एक सिंगल प्लेन में मूव करता है, लेकिन जब बाद में मॉडर्न साइंटिस्ट ने देखा तो पता चला कि इलेक्ट्रॉन सिंगल प्लेन में मूव नहीं करता है, यानी एक ही एक्सिस में मूव नहीं करता है,
बल्कि इलेक्ट्रॉन क्या है, 3 डायमेंशन यानी प्लेन में मूव करता है। इलेक्ट्रॉन आपको एक्स एक्सिस पे भी मिल सकता है, इलेक्ट्रॉन आपको वाई एक्सिस, देखें आप हमारे पास ये पी वाई है, ये हमारे पास क्या है पी एक्स है, और ये हमारे पास क्या है पी जेड है। तो बोहर के स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेन में मोशन करता है, लेकिन जब बाद में देखा गया तो पता चला कि इलेक्ट्रॉन यानी 3 डायमेंशन स्पेस में क्या करता है, मूव करता है। तो ये भी हमारे पास क्या है, बोहर का एक ड्रॉबैक है। इसके बाद जो लास्ट ड्रॉबैक वो ये है कि बोहर का एटॉमिक मॉडल जीमन इफेक्ट, इसको जीमन इफेक्ट कहते हैं, और स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। तो ये जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट क्या है, देखें। जीमन इफेक्ट क्या होता है, जिस तरह मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि बोहर ने क्या दिया था, बोहर ने असल में एक शेल का कंसेप्ट दिया था। तो बाद में साइंटिस्ट ने जब हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोमीटर में देखा गया तो एटम के अंदर सिर्फ शेल नहीं होता है, इसके अंदर क्या होता है, इसमें सब शेल्स भी होते हैं। तो अब आप देखिए ये जो शेल है इसको एक स्पेक्ट्रल लाइन कहा गया, क्योंकि स्पेक्ट्रम का वाहिद क्या है, सिंगुलर स्पेक्ट्रा कहते हैं। और ये एक लाइन था, लेकिन बाद में देखा गया तो इस लाइन के अंदर क्या हुआ, यानी फर्दर लाइनें नजर आ गए। फर्दर लाइनें का मतलब क्या हुआ, यानी इनको सब शेल्स नजर आए। तो अब ये जो सब शेल का कंसेप्ट बोहर के एटॉमिक मॉडल में नहीं था। लेकिन जीमन इफेक्ट क्या है, देखें ये जो फाइन लाइनें हैं, इन फाइन लाइनों को जिस तरह मैंने यहाँ दिखाया कि 2p है ये, और ये हमारे पास क्या है 1x है, दिस इज द 2p एंड दिस इज द 1x है। अब आप देखें इस लाइन को देखें, ये लाइन क्या है, ये बेसिकली फाइन लाइन है। इससे पहले अगर हम देखें तो वो शेल होता है, ये जो 2p है ये सब शेल ऑफ एटम है। अब इस लाइन को क्या किया है, देखें कि विदाउट मैग्नेटिक फील्ड में देखा तो इस लाइन के अंदर फर्दर ओरिएंटेशन पैदा नहीं हुई। आप देखें यहाँ से यहाँ तक जो लाइन है ये विदाउट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसके बाद देखें विद द मैग्नेटिक फील्ड में जब देखा गया तो पता चला कि इस लाइन के फर्दर ये लाइन स्प्लिटिंग हो गई, यानी इसके अंदर फर्दर इसके ओरिएंटेशन बन गए। अगर हम इसको 2p कंसिडर करेंगे तो ये अंडर द मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई, 2px, 2py और क्या है 2pz है। तो अब आप देखें कि बोहर के एटॉमिक मॉडल में तो सब शेल के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर सकता था, तो लेकिन बाद में जब जीमन ने देखा कि जो फाइन लाइनें आए थे इनको जब इसने अंडर द मैग्नेटिक फील्ड से गुजारा तो पता चला कि इन लाइन के फर्दर क्या हो गई, स्प्लिटिंग होना शुरू हो गई। ये लाइनें फर्दर इनमें ओरिएंटेशन पैदा हुआ, तो इन लाइनों को हम क्या कहते हैं, जीमन इफेक्ट कहते हैं। जीमन वाज अ साइंटिस्ट, एक डिश फिजिस्ट था और जिसको नोबेल प्राइज भी मिला था। तो जीमन इफेक्ट क्या है, जब सेवरल लाइंस को अंडर द मैग्नेटिक फील्ड से गुजारा जाता है, ये सेवरल लाइन को हम सब शेल्स कहते हैं। इन लाइंस को जब मैग्नेटिक फील्ड से गुजारा जाता है तो ऐसे में ये लाइनें फर्दर ओरिएंटेशन इनमें पैदा होता है, तो अंडर द मैग्नेटिक फील्ड इसको कहते हैं, जीमन इफेक्ट कहते हैं। इसी तरह से स्टार्क इफेक्ट क्या है, इसका सिंपली एनालॉग है। तो इसमें क्या है, वही स्टार्क इफेक्ट के अंदर ये है कि इन्हीं सेवरल लाइनों को, यानी ये जो फाइन लाइनें हैं जिनको हम इन फाइन लाइंस को हमने क्या कहा था, इन फाइन लाइन को हमने सब शेल्स कहा था। जब इन फाइन लाइनों को अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जब इलेक्ट्रिक फील्ड के से गुजारा गया तो पता चला कि इन लाइन में मैग्नेटिक फील्ड की तरह क्या हो गई, ये स्प्लिटिंग होना शुरू हो गई। तो इसको कहते हैं स्टार्क इफेक्ट कहा जाता है। जिस तरह देखें ये हमारे पास 2p है, तो मैंने यहाँ पर शो किया हूँ कि नो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो 2p है ये एज इट इज है। जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजारा तो पता चला कि इसके अंदर मजीद क्या हो गए, फर्दर इसके अंदर स्प्लिटिंग हो गए। यानी स्प्लिटिंग को हम इस तरह कह सकते हैं कि जिस तरह इस लाइन को हमने px कहा
2px, इसको हमने कहा 2py कहा, और इसको हमने कहा 2pz कहा, z कहा। तो इसी तरह से हमें ये पता चला कि स्टार्क इफेक्ट और जो जीमन इफेक्ट है, स्टार्क इफेक्ट क्या है, फाइन लाइनों को मैग्नेटिक फील्ड की अंदर से गुजारने से स्प्लिटिंग होते हैं, जबकि स्टार्क इफेक्ट में क्या होता है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी में इन फाइन लाइनों का क्या होता है, स्प्लिटिंग होता है। तो इनके बारे में बोहर के एटॉमिक मॉडल में कोई मालूमात नहीं है।